कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अजित जोगी रहे और प्रथम शिक्षा मंत्री तत्कालीन आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी रहे। उन्होंने, चूंकि मध्य प्रदेश से हम अलग इकाई बनने के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया माननीय सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में, और उसमें ऐसा तय किया गया स्काउट गाइड एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, उसका चुनाव होना चाहिए। और माननीय सत्यनारायण शर्मा के अनुमोदन के पश्चात पहली बार चुनाव हुआ और उस पहली बार चुनाव में पहले सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष अगर बने स्काउट गाइड के श्रद्धेय सत्यनारायण शर्मा जी, और प्रथम राज्य मुख्य आयुक्त बने माननीय तरुण चटर्जी जी। मैं आता हूँ, कंटिन्यू आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। अरे स्पेसिफिक प्रश्न है तो पूरा सुन लीजिए, फिर ऐसा चला कि फिर आप क्वेश्चन में लगाएंगे। सभापति महोदय जी, प्रश्न काल है, टाइम पास मत कीजिए। टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपने प्रश्न किया, फिर 3 दिन बाद पता चलेगा कि कोई और लगाया, तो उसके मैं पूरा बता दूं सभापति महोदय। उसके बाद वो प्रक्रिया लगातार चली। डॉक्टर रमन सिंह जी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक वो प्रक्रिया लगातार चली। बाद में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सभापति महोदय, जब सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया गया, ये चुनाव न होके इसको राज्य मुख्य आयुक्त पद और राज्य अध्यक्ष का पद, जो स्काउट गाइड के कंडिका 17 का जो नियम आया है, उस नियम को माननीय भूपेश बघेल जी के अनुरोध पे भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने उसको एक अलग से कंडिका जोड़ा गया। और तब से उसमें ऐसा तय किया गया कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री होंगे वो पदेन के अध्यक्ष रहेंगे और राज्य मुख्य आयुक्त माननीय मुख्यमंत्री जिसको अनुमोदित करेंगे उसको ही उसका राज्य मुख्य आयुक्त बनाया जाएगा। ये कंडिका का अलग से एक जोड़ा गया और उसको नेशनल हेडक्वार्टर ने अनुमोदित किया गया। आदरणीय 10 तारीख को जो आपका पहला टेंडर हुआ है, उसके अलावा एक चिट्ठी है जो कि 13/12/2025 की है। 13/12/2025 को आपको मनोनीत किया गया छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। तो 10 तारीख का जो टेंडर निकला, उसके पहले वो कौन सी समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, जिनके आदेशानुसार जमहूरी में होना तय माना गया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की बात कही गई थी या सिर्फ जमहूरी में कही गई थी? नंबर 1 मेरा स्पेसिफिक सवाल है। दूसरा, जब आपकी नियुक्ति 13/12/2025 इस पत्र के अनुसार हुई है, तो उसके पहले जो 10 तारीख का टेंडर हुआ, वो किसकी अध्यक्षता में, कौन से परिषद ने की बैठक हुई जिसके ये आदेश आया कि ये बात जमहूरी में होनी है और 10 तारीख को टेंडर निकाला गया? आदरणीय सभापति महोदय, आप जो क्वेश्चन करें, 2 अलग अलग विषय हैं। पहला टेंडर के संबंध में, तो टेंडर के लिए एकदम स्पष्ट है कि आदरणीय, शायद आप मेरे क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए, मैं स्पेसिफिक कर देता हूं उसको। आपकी नियुक्ति 13/12/2025 को हुई इस आदेश के अनुसार। टेंडर निकला सभापति महोदय 10 तारीख को। तो नंबर 1, जो भारत सरकार की चिट्ठी है 11/4 की, जिसका उल्लेख आपने अपने जवाब में किया है, 11/4 में क्या जमहूरी में करने के लिए कहा गया था या छत्तीसगढ़ में कहीं भी करने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त थी? नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी नियुक्ति 13/12 को हुई, तो 10 तारीख के पहले कौन से परिषद की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह जमहूरी में होगा और किसके आदेशानुसार यह टेंडर निकाला गया? 2 मेरे स्पेसिफिक सवाल हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, न तो जमहूरी स्थल मेरे हिसाब से हुआ, न राज्य अध्यक्ष के हिसाब से। जमहूरी का जो निर्णय हुआ, प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जमहूरी के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई। उस बैठक में राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक जो कार्यक्रम प्रशिक्षण देखते हैं, उनके द्वारा 8/11/2025 को छत्तीसगढ़ के दोनों अलग अलग स्थलों पर, रायपुर और बालोद, दोनों स्थलों को देखने आए। चूंकि जो पहली बार राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम था और राष्ट्रीय रोवर रेंजर समागम में उनकी कुछ नाम्स हैं, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वाटर स्पोर्टिंग के लिए तालाब चाहिए, बड़ा झील चाहिए, मड गेम के लिए कन्हाट भूमि खेत चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 150-200 एकड़ जमीन चाहिए और एक स्थायी बिल्डिंग भी चाहिए, जैसे अस्पताल और बहुत से व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था चाहिए। तो जब नेशनल का जो संयुक्त निदेशक जगह देखने आए हैं, तो उन्होंने
नया रायपुर जगह को भी देखा और बालोद की भी जगह को उन्होंने देखा। दोनों जगह देखने के बाद उन्होंने बालोद कलेक्टर के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि कलेक्टर से सहमति ली कि हम अगर नेशनल लेवल का आयोजन यहाँ पे लेंगे तो आप इसकी सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो 8/11 को मेरे राज्य अध्यक्ष बनने के पहले ही उनके द्वारा वो जगह तय कर लिया गया था। और मैं बता देता हूं, इसकी पुष्टि जो राज्य कार्यकारिणी है, राज्य कार्यकारिणी अलग होता है, राज्य परिषद होता है, राज्य कार्यकारिणी के मुखिया राज्य मुख्यायुक्त होते हैं। उन्होंने 19/11/2025 को अपने राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक थी उस बैठक में फिर उसको अनुमोदन लिया कि बालोद दुधली में होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं कि 10 तारीख के पहले टेंडर कौन से परिषद में पास हुआ और किसके आदेशानुसार निकला? मेरा बड़ा स्पेसिफिक रहा सवाल टेंडर की बात। टेंडर मेरे कहने पे नहीं हुआ। टेंडर राज्य मुख्य आयुक्त राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने छत्तीसगढ़ शासन के डीपीआई को चिट्ठी लिखा स्कूल एजुकेशन को कि जो छत्तीसगढ़ में जो टेंडर प्रक्रिया है जेम्स के माध्यम से जो टेंडर में भर्ती होती है। आदरणीय, मैं समझ गया, लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 10 तारीख के पहले आपकी नियुक्ति चूंकि 14 को हुई है। ना, नियुक्ति 14 को नहीं हुई। आप 13/12 चिट्ठी है उसकी, 13/12 की आपकी चिट्ठी है आदरणीय। आप उसको आदरणीय क्रमांक जेन्स 21 1335 2025 3 राज्य शासन नेतृत्व द्वारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ उपनियम 17 खंडिका 1 अनुसार श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन को पदेन राज्य अध्यक्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के पद पर मनोनीत किया जाता है। ये 13/12/2025 की राज्य शासन ने चिट्ठी जो लिखा, टेंडर हमने नहीं लगाया आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मैं वही पूछ रहा हूं मंत्री जी कि उसके 10 तारीख के पहले कौन सी परिषद की बैठक हुई, उसका अध्यक्ष कौन था जिसमें ये टेंडर के आदेश हुआ? अध्यक्ष जो राज्य कार्यकारिणी के आधार पे वो वहां पे टेंडर तो 10 तारीख के पहले कोई तो बैठक हुई होगी जिसमें इस टेंडर के लिए आदेश पहले बैठक हुई ना आदरणीय सभापति ने, उसकी बैठक हुई जिसमें राज्य के जो उपाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। तो राज्य के उपाध्यक्ष, ये बैठक कौन सी दिनांक को हुई है और किस दिन ये आदेशित किया गया कि वहां होगा और ये टेंडर लगने की प्रक्रिया हुई है? आपको उपलब्ध करा दूंगा आदरणीय सभापति महोदय। आदरणीय, यही तो बेसिक सवाल है कि 10 तारीख के पहले ऐसी कौन सी बैठक हुई कि 10 तारीख को एक टेंडर लगता है, 13 तारीख को मंत्री जी नियुक्त होते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करके 23 तारीख को सारे मानक को कम करके 90 से 52 में लाकर वहां पर रीटेंडरिंग होती है। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया शासन के जिला कलेक्टर के अंडर में टेंडर प्रक्रिया थी, वो किसी के पद में रहने नहीं रहने से कोई प्रक्रिया रुकती नहीं है। आदरणीय, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि जब वहां पर परिषद ने कोई निर्णय लिया होगा तो कोई तो बैठक हुई होगी परिषद की, जिस परिषद की बैठक के बाद ही टेंडर और जगह का निर्धारण होकर आगे की प्रक्रिया हुई होगी। उसको मैं बता रहा हूं, राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हो चुका था आदरणीय सभापति महोदय। राज्य परिषद की बैठक एक बार होती है, लेकिन राज्य कार्यकारिणी वही पूछा आदरणीय, कौन से दिनांक को हुई है, किसकी अध्यक्षता में? ये तो मैं बताया, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 19/11/2025 को राज्य मुख्य आयुक्त, चूंकि स्काउट गाइड का प्रमुख राज्य मुख्य आयुक्त होता है, सिर्फ स्कूल शिक्षा मंत्री पदेन होता है। पदेन जिस दिन से वो स्कूल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करता है सभापति महोदय, वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। लेकिन राज्य शासन ने इसकी चिट्ठी, चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आपको सभापति महोदय, पहली बार जब मेरे शिक्षा मंत्री बनने के बाद शासन ने विधिवत एक चिट्ठी जारी किया है। इसके पहले कोई भी चिट्ठी शासन ने जारी नहीं किया था। जो शिक्षा मंत्री बनता था वो पदेन माना जाता था। चूंकि आयोजन है, कोई बात न उठे, इसलिए राज्य शासन ने एक अलग से पत्र लिखा। और टेंडर का भी जो बात है, टेंडर के अप्रूवल जो है, मैं बताया, जो राज्य कार्यकारिणी का जो परिषद राज्य कार्यकारिणी है, जिसके राज्य मुख्यायुक्त उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा ही ये टेंडर के लिए अनुमति दी गई बालोद के लिए। और टेंडर हमने नहीं किया, टेंडर जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन की जो समिति है, अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में जो समिति है, उनके नेतृत्व में टेंडर हुआ। आदरणीय, धन्यवाद, आपने इस बात को चूंकि स्वीकार लिया कि ये राज्य समिति द्वारा होकर ये टेंडर हुआ था। पहला टेंडर होता है आदरणीय सभापति महोदय 10 तारीख को, जिसको निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें मार्किंग 90 का मिनिमम वो था कि इतने इतने आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, 90 पॉइंट्स उसमें रहेंगे। उसके बाद उसको 52 पर ले आया जाता है, उस टेंडर को निरस्त करके नया टेंडर कर दिया जाता है। और 52 करने के बाद वो 4 तारीख को खुलता है। और उस समय सारे, मैं जानता हूं कि न्यूज़पेपर्स कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन 4 तारीख के पहले सब लोग ये बात, उस किराया भंडार जिसको दिया गया है, वो हर जगह वहां पर दिख रहा है कि उसने काम शुरू कर दिया है। 4 तारीख को टेंडर खुलता है और ये तीन दिन के अंदर 9 तारीख तक सारे काम वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इस पर
आदरणीय, ये बहुत बड़ा विषय सभापति है। महोदय, वैसे ही संभव है जैसे बोरेबासी दिवस पर सेठ मुलाकात में होता। प्रधान जी, आप प्लीज डाइवर्ट मत जी, करिए जी, टॉपिक डाइवर्ट को। नहीं जिस कर रहे, बात जो सच है। बोरेबासी का क्वेश्चन नहीं लगा हुआ है, पड़ेगा। आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप प्लीज मत करिए। आप बोरेबासी और यहाँ पे मत जाइए। बोरेबासी दिवस पर चलेगा आप डाइवर्ट मत करिए। डाइवर्ट का प्रश्न नहीं है, आपके सारे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। वो बोरेबासी जोस्ती लेके नहीं, वो आ रहे हैं। बोरेबासी आदरणीय बोल दिया, सभापति ठीक है, महोदय। वो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आपके प्रश्न का। अंतिम प्रश्न आदरणीय वाले हैं आप चाउमीन खाते हैं क्या? लगभग बोरेबासी 15 खाएंगे, मिनट हो क्या गए। खाएंगे? अंतिम छत्तीसगढ़ में बोरेबासी ही चलेगा सर। ये हर बार बोरेबासी के नाम पर सेठ मुलाकात का आवरण ओढ़ने वालों से बात कर रहा हूँ। सभापति महोदय, अगर विषय किया जाएगा तो विषय का जवाब दिया जाएगा। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए, आप चलेगा दीदी? बोरेबासी छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अरे तो एक ही मिनट बुलाने का लाए दीदी मंत्री भैया। इसमें करोड़ रुपए लगा रहे हैं। जो आपके पास आपके कार्यकाल के करोड़ों बोरेबासी एक ही दिन में खा ये तरीका थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी जी, आप लोग बैठिए। एक एक दुकान में 2-2 काउंटर होते हैं। तो ओकरे चर्चा करा ले ना, फिर प्रश्नकाल के मतलब आप करिए। लोग भी लगा लीजिए प्रश्न और प्रश्न कर लीजिए, जवाब देंगे। तो 3 काउंटर चलत। राघवन जी, अंतिम प्रश्न। 114 अंतिम प्रश्न मेरा बहुत स्पेसिफिकली ये है आदरणीय, 10 तारीख को एक टेंडर होता है जिसमें 90 पॉइंट्स रहते हैं, उसको कम करके उस टेंडर को निरस्त किया जाता है, उसको 52 पर ले आया जाता है। उसके बाद काम पहले शुरू हो चुका है, ये बात सर्वविदित है। आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या इसको कम करने, टेंडर के पहले काम शुरू होने की जो प्रक्रिया हुई है उस पर आप विधायक दल की समिति से जांच कराएंगे क्या? आदरणीय सभापति महोदय, इस विषय में एक बार और सेम प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब भी दिया गया था। आज दूसरा आपने क्वेश्चन लगाया, लेकिन घूम फिर के आप उसी में जा रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पहली बात यह है कि ये जो स्काउट गाइड का जो कैंप था वो छत्तीसगढ़ राज्य का ही नहीं था, नहीं, वो सब बता दिया आप। नेशनल का था। मैं वही वो जो बताना पूछ चाह रहे रहा हैं हूं। उसमें आप जवाब दे दीजिए। ये जो बोल रहे आदरणीय, हैं उसको टेंडर जो की आप प्रक्रिया 90 में आप पॉइंट पहले कम करके सुनिए। उसको किसी दूसरे को देकर टेंडर खुलने के पहले काम कराने की जो विषय आया है, क्या आप इस पर विधायक दल के समिति से जांच कराएंगे क्या? मेरा ऐसा कहना है, अभी विधायक दल जाकर वहां क्या जांच करेगी आदरणीय सभापति महोदय? आदरणीय, इस समय जब आयोजन हुआ, वहां पर जितने न्यूज़पेपर से लेके सारे उस डेट के पहले के आ आदरणीय चुके हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो सभापति सकती? महोदय, मेरा ऐसा निवेदन है कि मैं बताया नेशनल का कार्यक्रम था, नेशनल का पार्ट अलग था, हमारा पार्ट अलग था। हमारा जो टेंडर था 4 तारीख को कंप्लीट हो गया था, हमारा जो काम था 10 तारीख के बाद का था। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, जो पहले जो हमने टेंडर प्रक्रिया किया 90 अंक को हमने उसको मानक माना, उस 90 अंक में ये बोला गया था कि राष्ट्रपति लेवल का, प्रधानमंत्री लेवल का, केंद्रीय मंत्री लेवल का, मुख्यमंत्री लेवल का जो काम किया है वही वेंडर उसमें भाग ले श्री सके। सुनील कुमार सोनी। आपके ही आदरणीय, सभापति, इसी में सदस्यों के द्वारा। मेरा सवाल इसी में, मेरा भी प्रश्न लगा है माननीय सभापति महोदय इसी में। आदरणीय, इसमें एक मेरा आपका प्रश्न है। प्रश्न तो इसमें नहीं है जी। 25 आदरणीय, नंबर पे मेरा प्रश्न नहीं, लगा है 25 का इसमें जवाब नहीं आएगा। लेकिन इसी के आदरणीय, जम्बूरी में लगा। सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जम्बूरी इसमें पे ही लगा। एक सवाल मेरा, जम्बूरी पे ही लगा। आदरणीय, सभापति महोदय। आपने कहा और अंतिम। मेरे जिला का मामला जम्बूरी पे ही लगा है माननीय सभापति अब महोदय। अब नहीं, देखिए, आप ये बोलेंगे कि 25 में मेरा प्रश्न लगा है, उसका लेकिन जवाब इसी में मंत्री लगा दे, माननीय सभापति और मंत्री महोदय। जवाब नहीं देंगे। इसी में लगा माननीय आदरणीय निवेदन सभापति आपसे महोदय, जांच का सीधा विषय यह है, क्या टेंडर के पहले काम शुरू हो गया था? ये बार बार शिकायत आ रही है और प्रश्न आ रहा है, इस पे क्या आप जांच कराएंगे? सीधा हाँ ना आदरणीय सभापति महोदय, जांच वहां होता है जहां कोई भ्रष्टाचार हो, कोई बहुत बड़ा कोई गोलमाल हो, और यहाँ पे स्पष्ट है श्री सुनील कुमार कार्यक्रम सोनी। है। माननीय सारे सभापति- बच्चों ने आदरणीय उसको सभापति महोदय, माननीय सभापति आदरणीय महोदय, सभापति महोदय, इसमें टेंडर के पहले, छोटा मोटा राशि नहीं है, 5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी आदरणीय प्रश्न है। सभापति महोदय, इसमें लगातार इस बात की बोरेबासी शिकायत 8 आई है करोड़ कि का है। उसके 8 पहले करोड़ काम का शुरू था हो चुका है, तो बोरेबासी। जांच क्यों नहीं करा दे रहे हैं उसमें? आप पूछ रहे हैं ना, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ ना, आप पूछिए माननीय ना। सभापति लेकिन महोदय। जो जवाब आ रहा है तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैंने सुनील कुमार सोनी जी को आदरणीय, आपके माध्यम से सुनील कुमार जी से निवेदन करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे विपक्षी दलों के प्रश्नों के लगे हैं आज के प्रश्नोत्तर में। और माननीय, ये मैं लगातार आपसे 2-2 केवल बार एक आग्रह बात करना चुका है। चाहता हूँ। सुनिए ना, मैं नहीं, मैं आपसे केवल एक आग्रह कर लेता हूँ। प्रश्नकाल है, बहुत सारे सदस्य का प्रश्न लगा हुआ है, क्या संभव है कि जो प्रश्न लगा हुआ है उन सब का जवाब इसी प्रश्न में मंत्री जी देंगे?
मेरा इसी प्रश्न में है और ऐसा होता भी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप नहीं, कुंवर सिंह जी, जहाँ तक आप ये बोलो कि मेरे क्षेत्र का मामला है, एक प्रश्न करना है, जी, तो मैं आपको दे दूंगा। जी। आप बोलोगे 25 नंबर में मेरा लगा है, नहीं, उसका और उसका तो मैं 25 नंबर का प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। इसी में लगा, मेरे क्षेत्र का मामला है माननीय सभापति आपका क्षेत्र का है, आप एक प्रश्न कर लीजिए। जी। माननीय सभापति महोदय, टेंडर प्रक्रिया में बीट खोलने की तारीख 20 दिसंबर थी, लेकिन उसके पहले संबंधित ठेकेदार को काम प्रारंभ करने की अनुमति दे दी जाती है, और सीधे तौर पर मैं यही कहूंगा कि बिना बीट खुले उक्त ठेकेदार को निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ किया जा सकता है माननीय सभापति महोदय। और सबसे बड़ी बात कि ये राशि क्या सीधा डीओ के खाते में जमा की जा सकती है क्या? इस संबंध में जवाब चाहता हूं माननीय सभापति। आदरणीय सभापति महोदय, पहली बात, किसी भी को पूर्व में काम करने की कोई अनुमति नहीं दी गई, स्पष्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, टेंडर प्रक्रिया की जो बात कर रहे हैं, राज्य शासन स्वतंत्र है, वो किसी भी इकाई से अपना वो टेंडर करा सकती है। आदरणीय, यही सबका जो आरोप है वो आप पे व्यक्तिगत नहीं, लेकिन यही आरोप है कि प्रशासन द्वारा टेंडर खुलने के पहले वहां पर काम किया गया। सारे फोटोग्राफ, जो कि सारे फोटोग्राफ से लेके आप उसको जांच करा दीजिए कि पहले काम हुआ है कि नहीं। समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आदरणीय, समझिए। आप तो एक बात समझिए कि कम से कम जब जिस दिन टेंडर खुला उसके पहले अगर वही एजेंसी वहां पर काम कर रही थी तो उसकी आप जांच करा दीजिए। जांच सारे कब कराएंगे? फोटोग्राफ जब मेरे पास हैं। कोई भ्रष्टाचार हो, पूरा आधार है, उसमें विषय है, अधिक पेमेंट हो, कोई बात हो तो समझ में आती है। आदरणीय, टेंडर खुलने के पहले, अगर टेंडर खुलने के पहले, आदरणीय टेंडर खुलने के पहले अगर वहां पर अगर वो काम शुरू कर दे रहा तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या है हमारे पहले पास? काम शुरू हो चुका आप था वहां समझने पर। की कोशिश नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य, समझ मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ अब पा रहे सभापति आप महोदय। ये बताइए कि आपके प्रश्न का जवाब दे कि कुंवर सिंह का प्रश्न का जवाब दे, तो फिर उसी हिसाब से मंत्री जी को आदरणीय, बोलूंगा। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना? दोनों एक ही है। चलो मंत्री जी जवाब सभापति दे महोदय, दीजिए। बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, नेशनल का काम का अलग प्रकार था। हमारा भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ और नेशनल हेडक्वार्टर का एमयू हुआ था। जो उनके वर्क थे वो 4 दिसंबर से चालू हो गए थे। चूंकि उनकी जमहूरी ऑलरेडी लखनऊ में थी, लखनऊ से सीधा उनका टेंडर हुआ था, वो अपने वेंडरों के लाख काम किए। हमारा जो पार्ट था, वो हमारा पार्ट का जो काम था वो 10 तारीख से चालू होने का था सभापति महोदय, और 4 तारीख को हमारा टेंडर खुला, और टेंडर खुलने के बाद हम उसमें काम किए। कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री सुनील आप कुमार व्यक्तिगत सोनी। मिलेंगे तो और आदरणीय, माननीय सभापति महोदय, मैंने केवल स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, क्या डीओ के खाते में पैसा डाला जा सकता है क्या? बस ये मेरा सवाल था। धन्यवाद। डीओ खाते में पैसे नहीं डालेगा, किसके खाते में डालेगा बताएं जरा। आयोजक तो अब स्काउट एवं गाइड है माननीय सभापति महोदय, तो कैसे डीओ के खाते में सीधा पैसा डाला माननीय जा सकता है? सभापति महोदय, पिछले समय भी जब प्रश्न आया था तो भी स्पष्ट जवाब नहीं आया था, आज भी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी जानबूझ के उत्तर को बदलना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग को नमस्ते करते हुए बहिर्गमन कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार सोनी। प्रश्न धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न जो स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया था उसके संदर्भ में है, और युक्तियुक्तकरण के बाद में जो भवन खाली हुए हैं स्कूल के, उसका उत्तर में आया आवश्यकता अनुसार जो है उसका उपयोग किया जाएगा। तो 1 वर्ष में जहां जहां स्कूलें खाली हुई है, मर्ज हुई है, उसका उपयोग आपने क्या किया? महोदय, युक्तियुक्तकरण इसी साल हुआ है, जो पिछला सत्र गया था, और आप सब जानते हैं कि युक्तियुक्तकरण पूरी कार्यवाही आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो चार्ज नहीं लिए, मामला कोर्ट में है, बहुत सारे विषय हैं। जो युक्तियुक्तकरण हुआ, हमने लगभग 10,538 सालों का युक्तियुक्तकरण किया, जिसमें 10,372 जो स्कूल हैं एक ही परिसर में मर्ज किए गए। उसमें मात्र 166 स्कूल ही ऐसे हैं जिसको बिल्डिंग अभी हम उसका उपयोग नहीं ले पाए हैं। अब चूंकि अब नए सत्र से हम उसमें प्लान करेंगे कि नए स्कूल दे सकते हैं, प्राथमिक शाला के लिए नए कर सकते हैं, स्मार्ट क्लास बना सकते हैं, या बालवाड़ी हम वहां चालू कर सकते हैं। तो जहां उपयोगिता और दूरियों को देख के जहां जो उपयुक्त होगा, उन वो सारे जो खाली हमारे 166 भवन है उसका हम उपयोग में लेंगे। सभापति जी, विभाग की तरफ से एक उत्तर आया था
कि जो रिक्त भवन है उसमें लैब, कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी आदि विभाग बनाने का दावा किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलें मर्ज हुई है और उसके बाद में आपने दो चीजें कहा। एक कहा कि बेहतर जो कंडीशन की स्कूल है उसमें हमने मर्ज किया है। तो आज जो स्कूलें मर्ज हुई है वहां पर आप क्या बनाएंगे? क्या विवेकानंद की तर्ज पे स्कूल बनाएंगे क्या? सभापति महोदय, चूंकि 166 भवन हैं, कहीं 2 कक्षे का भवन है, कहीं 4 कक्षे का है। अब ये तय करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, हमारी टीम जाएगी कि कौन से भवन का उपयोग हम किस में कर सकें। दूसरी बात, जो स्मार्ट क्लास, ई क्लास की जो हम बात कर रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हुए हैं, जहां हाई स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी भी है और उसमें मर्ज है, तो उसमें तो हम बहुत आसानी से स्मार्ट क्लास, ई क्लास हम उसको बनाएंगे ही। देखिए, राजधानी है सभापति जी, आपको मैं बता देता हूं, इस राजधानी में ये फोटो है मेरे पास में। आप मठपुरैना स्कूल देख लीजिए, आप चाहे गणपत सिंधी स्कूल महापारा का देख लीजिए, चाहे आरडी तिवारी स्कूल आजाद चौक का देख लीजिए। आप इतने जर्जर हालत में है। हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं और विकसित छत्तीसगढ़ की मुख्य पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा का क्षेत्र में अगर बिल्डिंगें अच्छी नहीं है, जहां गिर रही है, उन बिल्डिंगों का मैंने पहले भी आपसे उल्लेख किया है। क्या इसका आप नवीनीकरण करने का पैसा देंगे क्या? या जहां जहां मरम्मत की आवश्यकता है, जहां नवीन भवन की आवश्यकता है, जहां हाता की आवश्यकता है, जहां प्रार्थना सीट की आवश्यकता है, आदरणीय सभापति महोदय, प्राथमिकता में वो एक लिस्टिंग करके, जहां जनप्रतिनिधि के द्वारा, जहां जन विभाग के द्वारा, जहां जिला प्रशासन के से जो मांग आती है, उस मांग के रूप पहले हम प्राथमिकता में वहां भी राशि जारी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। जरूरत के हिसाब से हम राशि जारी करेंगे और उन स्कूल को दुरुस्त करेंगे। अभी तक के कितनी राशि जारी कर दी? अभी तक में लगभग 1200 प्राथमिक शालाओं का हमने स्कूल जारी किया है, 507 हमने। राजधानी में कितना स्कूल है? वो लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भवन एवं कक्षाओं की संख्या बढ़ी है। आप केवल जो है मिडिल स्कूल का बच्चों को उस स्कूल के अंदर में अनुदान दे रहे हैं। संख्या बढ़ी, अनुदान आपने कम कर दिया। इसका उदाहरण है तिल्दा विकास खंड के अंदर में स्कूल है, एक उदाहरण भी दे रहा हूं मैं। तो उसके अंदर में क्या ऐसे आप अनुदान भी बढ़ाएंगे क्या? विधान सभापति महोदय, उसमें फिक्स है, राज्य शासन का राशि फिक्स है। प्राइमरी के लिए कितना देना है, मिडिल के लिए कितना देना है, हाई स्कूल के कितना देना है, हायर सेकेंडरी के लिए कितना देना है, प्रति बच्चों की संख्या के हिसाब से कितने कक्ष बनेंगे, अतिरिक्त कक्ष बनेंगे, उसके आधार पर हम उसमें राशि जारी करेंगे। सभापति महोदय, उसके बाद में आप। महोदय, टीचर्स का युक्तियुक्तकरण किया गया, फिर स्कूल का युक्तियुक्तकरण। तो स्कूल के युक्तियुक्तकरण से अभिप्राय क्या है? कितने स्कूल, उसके लिए क्या नीति आपने बनाई, और जो स्कूल निरस्त खाली हुए उसमें क्या क्या परिसंपत्तियां थी, किस तरह की परिसंपत्तियां थी, और उसके उपयोग के लिए क्या कार्यक्रम बनाए हैं, जिसको कब तक क्रियान्वित करेंगे आप? क्योंकि वो परिसंपत्तियां तो नष्ट होगी, आप तत्काल निर्णय नहीं लेंगे तो। आदरणीय सभापति महोदय, आप माननीय सभापति सदस्य जो पूछ रहे हैं, हम 2 अलग अलग चरणों में किए। एक स्कूलों का युक्तिकरण किए और एक शिक्षकों की युक्तिकरण किए। 1 मिनट सुनिए ना। हाँ, मेरे साथ आप टीचर्स का किए हैं, स्कूलों के युक्तियुक्तकरण से आपका अभिप्राय क्या है? टीचर्स को जो विषय है उसी में चले ना अपन, और उसमें परिसंपत्ति है, उसके उपयोग के लिए भी आपने कोई युक्तियुक्त किया तो बिंदु तय किए रहे होंगे, जो परिसंपत्तियां हैं उसका हम कैसे उपयोग करेंगे, वो क्या किया था, कितनी परिसंपत्तियां हैं वो कुल, और उसको कब तक क्रियान्वित करेंगे, बहुत स्पेसिफिक है, उसी में चले समय। और सभापति महोदय, स्कूलों का युक्तिकरण हम इसलिए किए कि ज्यादातर ऐसा देखा गया, एक परिसर में 4 अलग अलग स्कूल चलते थे, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी। एक बच्चे को उसी परिसर में प्राथमिक से पूर्व में जा रहा है, पूर्व से हाई में जा रहा है, हाई से हायर सेकेंडरी, तो बार बार उसको टीसी लेना पड़ना, फिर टीसी से वो फिर दूसरे स्कूल में दाखिला, वो एक तो उससे बच्चों स्कूल छोड़ने की संख्या बढ़ी थी। दूसरा कारण, एक स्कूल में कहीं मिडिल स्कूल है, वहां पर्याप्त टीचर हैं,
और वही उसी परिसर में कोई प्राइमरी स्कूल है, वहां टीचर नहीं है, तो मिडिल स्कूल के टीचरों को एक लगता था कि मेरा क्या काम है, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं, वहां पढ़ाऊंगा नहीं। तो उसको प्रशासकीय व्यवस्था हमने एक किया, एक बिल्डिंग एक परिसर जब है तो एक प्रिंसिपल रहेंगे, उसके अधीनस्थ सभी स्कूल उसके अंडर में रहे। जहां जैसे विज्ञान के शिक्षक मान लो हाई स्कूल में है, मिडिल में नहीं है, तो वो शिक्षक को वहां भेज पढ़ा सके। मिडिल में कोई शिक्षक है, प्राइमरी में उसको पढ़ा सकते। व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय सभापति महोदय ये युक्तियुक्तकरण किया गया है। दोहरा देता हूं आपको, युक्तियुक्तकरण करने के बाद कितनी परिसंपत्तियां आपके खाली हुए, उन परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए समयबद्ध कार्यक्रम, कब तक उसका उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, क्योंकि वो सारी परिसंपत्तियां तो आपके लॉग बुक में है, दूसरे विभाग करेंगे, आप करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए कोई नीति कार्यक्रम आपके हों, उसको कब तक क्रियान्वित करेंगे? सभापति महोदय, मैं शुरू में बताया कि 10,538 हमने युक्तियुक्तकरण किया, जिसमें 10,372 एक ही परिसर का किया गया। एक मात्र 166 स्कूल ऐसे हैं जो अलग हैं, अलग से हैं, वो शिक्षा विभाग के अंडर में हैं। अभी हम उस स्कूलों के क्या उपयोग ला सकते हैं प्लान कर रहे हैं। जब नए सत्र में जब स्कूल खुलेगा उसके पूर्व उनकी उपयोगिता क्या है हम उसको तय करेंगे और तय करके उसको प्रारंभ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, स्कूल के युक्तियुक्तकरण पर भी कोई स्पष्ट अभिमत उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की बात हमने सुनी थी। एक प्रश्न के माध्यम से पहली बार इस उद्घाटित हो रहा है कि स्कूलों का युक्तियुक्तकरण हो रहा है। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण करने से आपकी कितनी शालाएं बंद हुई, कौन से स्तर की शालाएं बंद हुई, प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कितने स्कूल बंद किए गए और उसके टीचर्स कितने थे जिसको नियोजित किया आपने? संख्या पर बता दीजिएगा। इतने टीचर्स हमने नियोजित किए और इतने स्कूल बंद किए। मैं तो वही बता रहा हूँ, कितने स्कूल बंद हुए युक्तियुक्तकरण? 10,372 स्कूल को हमने युक्तियुक्तकरण किया, जिसमें एक मात्र 166 स्कूल ही बंद हुए। 166 बंद हुए जो जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा अभी। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सब मिला के बता रहा हूं। संख्या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का तो युक्तियुक्तकरण नहीं हुआ, सिर्फ प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी और मिडिल में ही युक्तियुक्तकरण हुआ। पूरे प्रदेश में 166 स्कूल हैं जिसका हम उपयोग नहीं किए। सभापति महोदय, नए सत्र से हम उसका उपयोग करेंगे। सभापति महोदय, चलिए सभापति महोदय, एक इसी में बहुत महत्वपूर्ण है, संभव नहीं मेरा है भी लगा हुआ है कि सर। एक प्रश्न में सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न के लिए समय दिया जाए। महोदय, इसलिए मैं समय नहीं ये है। राजेश युक्तियुक्तकरण की ही बात कर रहा हूँ महोदय। रायपुर मेरा का वो भी मामला मामला है, है, इसलिए राजेश मुड़ा जी हिंगेश्वर का माननीय सभापति महोदय, युक्तियुक्तकरण में 500 से ज्यादा संख्या कन्या की थी, कन्या महा स्कूल का, तो उसी के लिए मैं निवेदन था, वो उसको बालक शाला में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी बहुत आंदोलन भी हुई आप है। एक लिख करके दे और दीजिए अलग मंत्री अलग को। परिसर में है महोदय। राजेश मैं मुड़ा जी, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा वो युक्तियुक्तकरण निरस्त किए करके कन्या स्कूल को अलग किया जाए। माननीय सभापति महोदय, 10,300 से ज्यादा युक्तियुक्तकरण हुए हैं। राजेश मुड़ा जी, आप लोग लिख करके दे दीजिए। राजेश मुड़ा पूछ ले, रायपुर का मामला है। सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। राजधानी का मामला है और माननीय मंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश के विस्तार बता दिया। रायपुर, खाली रायपुर जिले में 167 स्कूल जिसका युक्तियुक्तकरण किया, उसकी आपकी क्या कार्य योजना, क्या पहले सर्वे हुआ, कौन कौन से स्कूल में कितने कितने विद्यार्थी हैं, इन स्कूल में किन किन में शिफ्ट किया, क्या वहां पर भरपूर स्टाफ है, क्या वहां पर सेटअप पूरा है, वहां बैठने के लिए बिल्डिंग है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, रायपुर नगर निगम के माध्यम से 3 करोड़ की एक बिल्डिंग बनाए, ठीक साहब, आपने मिडिल स्कूल शिफ्ट कर दिया, वहां बैठने के लिए दरी तक नहीं। और मैंने आपके डीओ को लिख करके भैया, आपके डायरेक्टर को लिख के भेजा और आपको भी बताया आकर के, मैंने खुद ने जाकर के वहां दरी खरीद करके दी। तो अगर राजधानी में युक्तियुक्तकरण के तहत अगर स्कूलों की यह स्थिति है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे कि राजधानी के जितने भी स्कूल हैं, इन स्कूलों में अगर फर्नीचर की आवश्यकता है, लैब की आवश्यकता है या टीचर की आवश्यकता है, आपने युक्तियुक्तकरण किया। आपने 2 युक्तियुक्तकरण किया। पहला किया है टीचर का। अगर टीचर उपलब्ध नहीं है और जिनका अटैचमेंट आज भी है, तो क्या अटैचमेंट खत्म करेंगे?
आप एक तरफ कह रहे हमने युक्तियुक्तकरण किया, आप दोनों पूछ लीजिए ना, एक टीचर का पूछ लीजिए और दूसरा बिल्डिंग का पूछ लीजिए। बस ये दोनों में। और रायपुर शहर के लिए, राजधानी के लिए जो बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए थे प्रस्ताव, आपने खुद ने बुलाया, हमसे कहा दे दीजिए रिपेयरिंग का प्रस्ताव। 5 महीने हो गया, एक ठो खाली छोटी सी करनी नहीं चली साहब 5 महीने में। और कब जारी है? मार्च खत्म हो जाएगा वित्तीय वर्ष, ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा। आप खुद बुला करके बोल रहे हैं कि आप ला के दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय कहा, पर मरम्मत के लिए क्रमशः सब जारी हो रहा है, बहुत सारे जारी हो गए और मांग आ रही है और जारी हो ही रहा है। पहला 30 मार्च के पहले सारे स्कूलों के लिए बिल्डिंग जहां चलिए सुनिश्चित करें उसको। श्री विक्रम मंडावी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति, मैंने रायपुर में कितने हैं यही तो पूछा, ये बता देना खाली। ये क्वेश्चन ही सुनील सोनी जी का रायपुर का है, खाली प्रदेश का नहीं पूछ रहे हैं। रायपुर में, रायपुर का ही है वो, रायपुर का ही पूछ रहे हैं। रायपुर में कितने स्कूल ऐसे हैं? रायपुर में 389 स्कूल का हमने युक्तिकरण किया। आपने कितने स्कूल है जिनकी संपत्ति है? किया, जिसमें एक ही परिसर में 385 स्कूल को हमने समायोजित किया। केवल 4 स्कूल ऐसे हैं जो बिल्डिंग खाली हैं। दूसरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे की संख्या कम है। अभी जो हम स्वामी विवेकानंद आदर्श स्कूल, जो लारे मॉडल स्कूल, वो सारे ऐसे स्कूलों को हम चिन्हित कर रहे हैं। सभी स्कूलों में जहां बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे नहीं है, उनको मॉडल स्कूल के तर्ज पे, जैसे स्वामी आत्मानंद जो चला उसी पैटर्न पे स्वामी विवेकानंद 150 स्कूल हम इस सत्र चालू करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, व्यवस्था अच्छी हो आपको जाएगी। जो दे रहे हैं सीट, आप उस पर बोल रहे हैं। चीट में आपके डायरेक्टर, आपके सेक्रेटरी, मैंने खुद ने लिख करके भेजा। स्कूल के बारे में एक बार भी वहां परीक्षण करने नहीं गए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजधानी के स्कूल का परीक्षण करने निकलेंगे क्या? खाली इतना ही चाहता जगह परीक्षण करा लेंगे। आप चलेंगे क्या? हाँ, मैं खुद जाऊंगा। सरकार निर्णय लेते में तो सब विधायक ये सत्ता पक्ष के सब विधायक बन मिल के युक्तियुक्त करेगा। आज हुशियारी मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हम लोग ख्याल नहीं देता हूँ कि युक्तियुक्तिकरण का नियम संपूर्ण राज्य में सब मिल के करे सरकार, एक जैसा या फिर जिलेवार या संभागवार अलग अलग? क्योंकि दुर्ग जिला का मामला आया था और प्रधान पाठक से विषय सवाल आती है। ये रायपुर का मामला है, दुर्ग का मामला कैसे आएगा? दुर्ग ग्रामीण का मामला है इसमें। ये रायपुर का है प्रश्न। नहीं, उसी से रिलेटेड है। आप पूछिए ना, वो बताइए। दुर्ग जिला के मामला में अतिथेय शिक्षकों की जानकारी मांगी गई था प्रधान पाठकों द्वारा। रायपुर का मामला अपने लाभ दिलाने के लिए आपको जानकारी दे दी जाएगा। आप जानकारी अलग से उपलब्ध करा देना। श्री विक्रम मंडावी, आजू बाजू वाले को पूछ लेना कभी भी। अरे नहीं मिला तब पूछा होगा। आप लिख के दे दीजिए ना, आपको उपलब्ध करा देंगे। स्पेसिफिक है, दुरुक स्पेसिफिक की बात नहीं है। रायपुर का वो प्रश्न पूछा गया है सुनील सोनी जी के द्वारा। आप दुरुक का जानना चाहते हो तो आप लिख करके दे दो, मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे। श्री विक्रम मंडावी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों को सरकार हर माह कितना वेतन दे रही है? हर माह, प्रति माह कितना वेतन दे रही है? आदरणीय सभापति महोदय, सभी अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 20,000 रुपये निर्धारित है, जो उनके अटेंडेंस के आधार पर पेमेंट होती है। क्या ये जो वेतन आप जो दे रहे हैं पूरे प्रदेश में सभी जिलों में समान है? समान है सभापति महोदय, प्रदेश में समान है। माननीय सभापति महोदय, 2024 से अब तक कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है और विज्ञापन कब निकाला गया? किसी भी कोई अगर जिले का तो दे देंगे, विवरण देंगे। सभापति महोदय, अभी कोई भी नया अतिथि शिक्षक हमने भर्ती नहीं किया। जो पुराने हैं उनको ही हम चला रहे हैं और 2022 में उनका पेमेंट हमने बढ़ाया। एक और है माननीय सभापति महोदय, क्या प्रदेश में जो कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियमितीकरण के लिए आप कोई योजना बना रहे हैं क्या? विभाग कोई योजना बना रहा है उनकी? ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि वो अतिथि शिक्षक हैं। हम तो रेगुलर शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा था कि सरकार बनने के बाद उनको नियमितीकरण होगा उनका। कहीं नहीं कहा था सभापति महोदय, कोई राज्य अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात आपने कहा था हमारे पास है भाई, मोदी गारंटी है, इसमें आपने कहा था। सदन में हमने कुछ भी नहीं कहा था सभापति महोदय। नियमितीकरण हमारी तरफ से होगा, ये आपने कहा था इसमें। माननीय मंत्री जी, मोदी जी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है क्या? आपने गारंटी दी थी तो क्या उसको नियमित करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि 20,000 रुपए प्रति माह और साथ में कह दिया अटेंडेंस, तो या तो प्रति माह 20,000 सही होगा या प्रतिदिन होगा, वो तो उसको क्लियर कर दीजिए पहले। महोदय, राज्य अतिथि शिक्षक जैसे कि कॉलेजों में ढाक के रूप में हम अतिथि प्रोफेसर रखते हैं, वैसे ही
वहां की जो सालाना समिति है विषयवार शिक्षकों की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो हमारे वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर जो शिक्षक नहीं जाते, सीधी बात है, पूरी बात सुन लो ना भाई। प्रतिदिन है कि फिर पूछेंगे उसमें एक प्रति प्रश्न, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो वो स्थानीय लेवल पर भर्ती की जाती है, उसमें शासन ने फिक्स किया है 20,000 रुपये महीना हमको देना है। 20,000 रुपये महीने में अगर वो 15 दिन नहीं आएगा तो 20,000 तो दे नहीं सकते, वो 20,000 वहां तो फिक्स इसका है। मतलब वो प्रतिदिन है, अटेंडेंस के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। हाँ तो प्रतिदिन हो गया ना वो, 20,000 प्रतिदिन नहीं होगा भाई, 20,000 माह है, उसको अटेंडेंस के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। अच्छा चलिए, प्रतिदिन अगर एक दिन नहीं आया तो उसका कितना वेतन कटेगा? जोड़ घटाना कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, वो प्रतिदिन ये दे रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। और आपके मोदी गारंटी में आपने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम सबको नियमितीकरण करेंगे। वो नियमितीकरण आप कब करेंगे और नहीं करने वाले, तो स्पष्ट जवाब दीजिए कि हम नहीं करने वाले। सभापति महोदय, नियमितीकरण कौन से कर्मचारी किया जाता है? जो डेली वेजेस रहते हैं। कोई अतिथि शिक्षकों को कोई नियमितीकरण की कोई तो मैंने बात आपको नहीं स्पष्ट की कर गई दिया पहले ही नहीं प्रश्न में, बताइए बस। डेली वेजेस है वो, क्योंकि आप प्रतिदिन दे रहे हैं उनको। यही तो मैंने आपको कहा, प्रतिदिन के हिसाब से आप वेतन तय कर रहे हैं, प्रति माह के हिसाब से नहीं। जो नियमित कर्मचारी होता है सभापति महोदय, उसकी छुट्टी भी तय होती है, जिनका पेमेंट कटता नहीं है। आप अटेंडेंस के हिसाब से काटते हैं, वो एक डेली वेजेस की तरह ही काम कर रहा है आपके यहाँ। इसलिए आप उसको नियमितीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? और मोदी गारंटी के अंतर्गत आपने जो कहा है, क्या उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ इतना। मोदी जी की सारी गारंटी पूरा हो रही है और आने वाले समय में भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? वो नहीं है, कब करेंगे? समय सीमा बताइए, कब करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ, व्यवसायिक शिक्षा मंडल में अभी जो भर्ती हो रही है, गरीब आदमी से लाखों रुपए के हर गारंटी पूरा हो रहा है। इंतजार कर रहे हैं। झूठ गारंटी है, झूठ गारंटी है। डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है, डबल इंजन फेल है। तमाशा करना बंद पूरा करो, पूरा करो, गारंटी पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, करो, लागू करो, करना होगा, करना होगा, आतंकी बाजो करना होगा, आतंकी बाजो शर्म करो, वापस लो, शिक्षकों को धोखा देना बंद करो, वापस लो, करना होगा, करना होगा। आप सभी लोग बैठिए, आप बैठिए ना, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप बैठिए तो सही। आप बैठिए ना। गारंटी है माननीय सभापति महोदय, ये कोई गारंटी नहीं है, ये 11 महीने का वारंटी। नौटंकी बाजो शर्म करो, श्रीमती चातुरीनंद, नौटंकी बाजो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। माननीय सभापति महोदय, उद्योग मंत्री है अपन लिखित जवाब में ये बात बताए हवे कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगल बेढ़ा तहत आप माननीय तहसील सराय सभापति महोदय, वो बहिगमन होने के बाद भी उनकी प्रश्न चल रहे हैं, मतलब उससे अलग हमारे में आगे। रोहित जी आप बैठिए, प्रश्नकाल में उनको प्रश्न करने दीजिए। आप पूछिए, उधर मत देखिए। आप चातुरी जी आप पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मोर सवाल के जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हर जवाब दे है कि CSIDC से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स गोदावरी पावर एवं इस्पात लिमिटेड ला ग्राम जंगलबेड़ा तहसील सरायपाली जिला महासमुंद में 102.93 हेक्टेयर शासकीय जमीन ला मात्र 4,82,300 रुपए में 99 बरस भर लीज में दिए गए हवे। 102 हेक्टेयर यानी कि लगभग 253 एकड़ जमीन कारखाना के क्षमता पर बहुत ज्यादा हवे। सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के जरूरत के निर्धारण आप प्रश्न करिए। मैं प्रश्न में आ था, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा था कि सोलर प्लांट पर इतना ज्यादा जमीन के निर्धारण कौन स्तर से करेंगे हवे? माननीय सभापति महोदय,
सोलर प्लांट के लिए जमीन के जो आवंटन है होकर जो मांग के अनुसार जमीन आवंटन किए गए हैं, मैं बताना चाहूं पूरा डिटेल में। गोदावरी पावर इस्पात 4 दिसंबर 2024 में निवेश आमंत्रण पर अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा जमीन दिए जाने की दिनांक 30/2024 को दिया गया सामान्य सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन से। और जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि इतना जमीन कैसे दिया गया, तो जैसे जैसे उद्योग की स्थापना की आवश्यकता होता है उसके अनुसार से जमीन आवंटित की जाती है और पूरा जमीन नियमानुसार उनको आवंटित की गई है। मंत्री महोदय, यह कृपया बताएं कि कृपा करें कि रायपुर संभाग में मेसर्स गोदावरी एवं इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ला ये जंगल बेड़ा में जो जमीन उपलब्ध कराए गए है 10 फरवरी 2025 में ये उपलब्ध कराए गए हैं। एक पर मैं पूछना चाहता हूं कि का जमीन के आवंटन विभाग के अधिकारी मन द्वारा नियम कानून ला ताक में रख के करे गए हवे? माननीय सभापति महोदय, जमीन के आवंटन पूरा नियम प्रक्रिया के तहत में हुआ है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में उनको बता देता हूं कि किस तारीख को कलेक्टर की अनुमति हुआ, कैसे सीआईडीसी में आया, कैसे उद्योग में आया, कैसे जमीन आवंटन हुआ, पूरा तारीख वार उनको बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी कहत हवे कि कलेक्टर के आदेश के तहत यह आवंटन हो हवे, तो कलेक्टर के आदेश के तहत जो आवंटन हो हवे वो आवंटन के बाद एमन नियम के तहत करत हवे, जो कि सरासर झूठ और सदन ला गुमराह करे के बात हवे। कलेक्टर महासमुंदर उद्योग विभाग ला औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर जमीन दे रही से, न कि कोनो विशेष औद्योगिक प्रयोजन के तहत एला दे रही से। नवा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के जगह कोनो इकाई विशेष ला जमीन आवंटन करे बर शासन से का अनुमति लिए गए रही से? माननीय सभापति महोदय, मैं डिटेल में बता देता हूं। गोदावरी इस्पात 4 दिसंबर 2024 को निमंत्रण अनुबंध किया गया। ग्राम पंचायत जंगल बेड़ा की जमीन को दिए जाने की दिनांक 30 दिसंबर 2024 ग्राम पंचायत सामान्य सभा द्वारा कलेक्टर महासमुंद के द्वारा एनओसी दी गई। 102 हेक्टेयर शासकीय भूमि 25 फरवरी 2025 को कलेक्टर के द्वारा उद्योग विभाग को जमीन दी गई। 6 मार्च 2025 को उद्योग विभाग महासमुंद द्वारा सीआईडीसी को दी गई। 22 मई 2025 को सीआईडीसी द्वारा जमीन गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को दी गई। इस तरह से जमीन का आवंटन पूरा प्रक्रिया के तहत में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय कलेक्टर महासमुंद के आदेश में स्पष्ट तौर पे उल्लेखित हवे। माननीय मंत्री जी के पास हमारे कलेक्टर साहब के आदेश की कॉपी तो हो बेच कर ही ओमे पहली कंडिका में ये लिखाए हवे कि ये जो जमीन है ये औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना पर दिए जाते हैं, और अगर एकड़ से हट के कोनो दूसरा प्रयोजन में हो ही तो ये जो लीज डीड है ये स्वतः निरस्त हो जाही, ये ऐसे लिखाए हवे। लेकिन ओकर बावजूद सीएसआईडीसी के अधिकारी मन कौन से नियम के तहत निजी संयंत्र ला शासकीय जमीन पर लीज दे हावे? माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के तहत तो मैंने पहले डिटेल में बताया है कि कलेक्टर ने उद्योग विभाग को दिया, उद्योग विभाग ने सीआईडीसी को दिया, सीआईडीसी ने गोदावरी इस्पात को दिया और पूरा औद्योगिक नीति के तहत में आवंटन किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी जिला से हूँ। एक माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 200 एकड़ से अधिक 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 5 और 6 लाख में आपने आवंटित किया। कौन सी नीति के तहत आप आवंटित किए हैं और उस कंपनी को ऐसी क्या व्यवस्था है
कि 295 एकड़ जमीन को केवल और केवल 6 लाख में 4 लाख कौन सी नीति के तहत आप दिए हैं बताइए। माननीय सभापति महोदय, जमीन जो 102 हेक्टेयर भूमि सोलर प्लांट उद्योग हेतु प्रियम 4,82,300 प्रति हेक्टेयर के दर से 99 वर्षों के लीज पर दिया गया है, जिसका साल का 4,77,00,000 रुपया होता है। उसी तरह प्रति वर्ष निर्धारित समय पर शासन को 28,99,654 रुपया वार्षिक लीज रेंट भुगतान भी करना होगा। टोटल माननीय सभापति महोदय, एक मिनट टोटल एक वर्ष में कितना जमा करेंगे वो? 99 वर्ष में माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आप 28 लाख जमा करेंगे बोल रहे हैं। मैं प्रक्रिया जानना चाह रहा हूं, किस प्रक्रिया के तहत इतने कम दर पर आप जमीन आवंटित किए हैं? ये प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दर जमा करना प्रति वर्ष आप बता दिए, लेकिन इतना कम दर पे कौन से प्रक्रिया के तहत आप उस कंपनी को भूमि आवंटित किए हैं? उद्योगपति मला देना है तो सस्ता, ऐसे का तो पानी के भाव है। माननीय सभापति महोदय, जो उद्योग नीति के तहत और इसमें कोई कम दर में नहीं दिया गया है, उसका 2 प्रीमियम है। एक प्रति हेक्टेयर वार्षिक 4,82,300 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से। पूरी प्रक्रिया बता दीजिए मंत्री जी, क्या प्रक्रिया अपनाए हैं? 28,99,000 आवंटन में प्रक्रिया बता दीजिए। प्रक्रिया पहले बताए हैं। नहीं, बोल प्रश्न आवंटन का प्रक्रिया नहीं बताया है सभापति महोदय। बता दिए। आवंटन का प्रक्रिया नहीं बताया है, कितने कंपनी उसमें भाग लिए, कब निविदा आमंत्रित किया गया, मंत्री जी प्रक्रिया बताइए। सभापति महोदय, ये सरकार हर उद्योगपति मन के गहना धरा गे। जहाँ देखिए था उद्योगपति हमन किसान के कबू सुनिया रोजगार माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट उनका जवाब दे देता हूँ। नहीं, मेरा जवाब दीजिए। गौधान बना देना था, गौ माता का सेवा होता। सभापति का प्रश्न दिए जबरदस्त, मैं उसी जिला से आता हूँ। माननीय सभापति महोदय, राज्य सोलर नीति, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा नवीन ऊर्जा को बढ़ावा के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य सौर ऊर्जा नीति 2017-30 लागू की गई है। व्यक्ति, कंपनी, विकासकर्ता द्वारा सौर विद्युत परियोजना लगाई जा सकती है। उत्पादन सौर विद्युत स्वयं उपयोग या विक्रय के लिए उपलब्ध होगी। 1 किलो या इससे अधिक क्षमता छत प्लांट लगाए जा सकते हैं। औद्योगिक नीति के तहत छूट भी प्राप्त होगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं प्रक्रिया पूछ रहा हूं, निविदा आमंत्रित किए और कितने कंपनी उसमें भाग लिए, कैसे उनको 28 लाख में? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न को समझने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एमओयू किया, पहले आपकी सरकार ने भी किया, समझ लो। राजेश भैया, अरे जब एमओयू किया, अरे सुनिए, मंत्री जी सक्षम नहीं है क्या राजेश भैया? मंत्री जी को जवाब दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, नहीं है क्या? सक्षम हो गए हैं क्या? बताइए आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। मंत्री नहीं, मंत्री जी सक्षम है, आपके पूरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे रहे हैं। राजेश जी को सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं आ रहा है। आपको उधर तो लाए हमारे मंत्री, आप उसमें सक्षम सभापति महोदय, सभापति महोदय एक छोटा सा कुछ। माननीय सभापति महोदय, जंगल मेढ़ा में जो स्थापित ये सोलर प्लांट है, यह न केवल नियम कानून ला ताक में रख के जमीन आवंटित करे गए है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन करत हवे। खुला उल्लंघन करते हुए गांव के मन विरोध करीन 20 अगस्त 2025 के एमन विरोध करीन ग्राम सभा के जांच में भी पाया गिस कि वृक्ष के अवैध कटाई हो है। वहाँ आप प्रश्न करिए ना जी, तो प्रश्न करना मोला बतान तो बता जावे तो पूरा टाइम निकल जाए। एक प्रश्न क्षेत्र के मामला में मोला बताई नहीं दिया तो मैं सवाल कैसे करिया भाई? वहाँ पेड़ों की कटाई हो है, वहाँ नाला ला पाट दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खुला उल्लंघन होते, तो मैं बोलियो कैसे, है ना भाई? नदी नाला ला पाट दे थे, अनुसूचित क्षेत्र आते, ड्राई एरिया है, तालाब ला पाट दिए जाते,
तो वहाँ तो सीधा सीधा कानूनन अपराध होते। का मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि नियम विरुद्ध ये जो शासकीय जमीन लीज में दे है, ये अधिकारी मन के ऊपर में कार्रवाई कर ही। माननीय सभापति महोदय, माननीय वहाँ के जो शिकायत मिला था 3 शिकायत, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुआ है और माननीय विधायक महोदय ने कलेक्टर जी को पत्र लिखा था। कलेक्टर ने एक उच्च स्तरीय वो सारी विषय को जांच करने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो भी गुड़ होगा वो निकल के आएगा और समिति उच्च स्तरीय समिति माननीय विधायक महोदय के अनुसार सभापति महोदय इसमें जा रहा हूँ सुशांत शुक्ला वो श्रम कानूनों के 1970 के खुले उल्लंघन का विषय। माननीय मंत्री जी ये बता दीजिए सभापति क्या महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट है। PMGSY, PWD, WRD, RES माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सवाल करूंगा को बिना आपको जमीन का प्रावधान है वो स्पष्ट तौर पर है कि सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जवाब पाना चाहिए माननीय सभापति महोदय का उल्लंघन होता है, बता दीजिए माननीय सभापति महोदय। अन्य मंत्री जी प्रश्न बहुत सिंपल सा है। अभी तक माननीय सभापति महोदय है और कृपया आप लोग सहयोग करें। लेबर लाइसेंस प्रश्न में देखिए, महोदय जी मोर आप बैठिए। हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता कि 4 सदस्य प्रश्न लाइसेंस देते हैं। किसानों के जमीन का भी मामला है, सहयोग करें। किसान का उठाया ही नहीं है, पट्टा मिला था। कोई भी ठेकेदार अपने काम के लिए लेबर रखता है तो उसको श्रम विभाग के द्वारा लेबर लाइसेंस देने की माननीय मंत्री जी प्रश्न ये नहीं है। सभापति महोदय, मंत्री जी प्रश्न है क्या जमीन उनकी सवाल रेलवे के अभी मंत्री जी का जमीन आवंटित हुआ था, जिसमें देखने को आया है तो उन्हें क्या कि जो संबंधित ठेकेदार हैं वो बगैर लेबर लाइसेंस के मजदूरों से काम करा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है जमीन उसकी पूरी आवंटित हुआ तो जिम्मेदारी पहले जिला गाँव वालों प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ आ जाती है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि क्या ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। दूसरे के सवाल में आ गई। माननीय सभापति महोदय, जो भारत सरकार के उपक्रम है उसमें हम लोग लाइसेंस जारी नहीं करते और छत्तीसगढ़ के जो भी उपक्रम है उसका श्रम विभाग लाइसेंस करते हैं। माननीय सदस्य ने जैसे NTPC, SCCL, रेलवे का उसका लाइसेंस हम लोग जारी नहीं करते। मैंने PMGSY, WRD, RES और PWD के बारे में ही पूछा है तो उसका लाइसेंस जारी नहीं करते। बाकी छत्तीसगढ़ के जो भी उपक्रम है उसका हम लोग लेबर लाइसेंस जारी करते हैं उनका काम करने के लिए। बाकी और जो भी पूछना। सभापति महोदय, एक कागज मेरे हाथ में है, तारीख है 22/7/2025, तारीख है 22/7/2025, क्रमांक है 2073 और एक पत्र है 23/7/2023। इसमें जो ख का प्रश्न का जवाब आया है, संबंधित अनुबंधकर्ता जो माननीय उच्च न्यायालय में काम किए हैं 100 करोड़ की ज्यादा की लागत के भवन निर्माण किए हैं और इन्होंने कहा है कि उन्होंने श्रम पंजीयन कानून 1970 के तहत पंजीयन अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी। और मेरे पास जो जवाब है इन्हीं के विभाग के RTI जो देने वाले हैं मुकेश राठौर नामक अधिकारी हैं। एक ये जवाब सही दे रहे हैं कि मेरे हाथ में जो जवाब अगर आप कहें तो मैं पटल पर रख देता हूं कि मैं बता देता हूं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेके संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के तहत लोक निर्माण विभाग क्रमांक 2 बिलासपुर के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के निविदा कार्य संपादित करने वाले मेसर्स अशोक खंडेलवाल धमतरी द्वारा श्रमिक संविदा अधिनियम धारा 1970 की धारा 7 प्रमुख नियोजक और 12 ठेकेदार के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई बनाए गए श्रमिक लाइसेंस और जमा की गई राशि चालान की सत्यापित प्रति चाही गई है। उक्त जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 4 पृष्ठों में है। 4 पृष्ठों में प्रति पृष्ठ की दर जो निरंक है, ये जवाब उनका आया है मेरे पास। कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, जो माननीय उच्च न्यायालय में जो ठेकेदार काम किया है उन्होंने अशोक खंडेवाल को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और दोनों में 20-20 ही श्रमिक का उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया है।
उसका एक निर्धारित फीस भी होता है। और जो हम लोगों ने भारत सरकार के भविष्य निधि संगठन से जानकारी मांगे इनके क्वेश्चन लगने के बाद, तो उसमें अंतर आया है और अंतर आने के बाद हमने तत्काल उसको नोटिस भी जारी किया है और माननीय सदस्य चाह रहे हैं तो उसका जांच भी हम करा देंगे। मैं जांच कराने की बात कर ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि शासन के विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर निविदा जो होती है, उसमें अगर ठेकेदार का कोई श्रमिक मरता है तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव आता है मुआवजा देने का, और आपके विभाग के लोग उनसे मिली भगत करके भ्रष्टाचार करके उनको संरक्षण देते हैं कि वो पंजीयन की पात्रता के अधीन रहते हुए काम कर लें। मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट तरीके से पूछ रहा हूं कि 20 और 20 से अधिक लेबर रखने वाले ठेकेदारों को पंजीयन की आवश्यकता है। क्या पूरे प्रदेश में कोई अभियान आप चलाएंगे कि ऐसे जितने भी निविदा आधारित काम चल रहे हैं जहां पे 20 से अधिक लेबर काम कर रहे हैं उनका पंजीयन हो, और अगर दुर्घटना होती है तो उन ऐसे श्रमिकों को मुआवजा सही समय पर मिले और उनकी संरक्षण हो सके। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही अच्छा विषय माननीय सदस्य ने उठाया है। निश्चित तौर पर हम लोग जो लाइसेंस जारी करेंगे, जिला के जो हमारे लेबर ऑफिसर हैं उनके माध्यम से निरंतर रूप से उसका मॉनिटरिंग कराएंगे ताकि किसी भी दुर्घटना मत हो। धन्यवाद। दिलीप लहरिया, एक प्रश्न। माननीय सभापति महोदय जी, बिलासपुर जिले में अवैध रूप से जो शराब के बारे में संयुक्त रूप से कितने कार्यवाही किए गए हैं और दोनों संयुक्त रूप से